क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के हर छोटे गांव को कैसे चला सकता है, या सच में वो अकेला चला भी सकता है? वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। आज हम एक ऐसे पावर शेयरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े और डाइवर्स देशों को टूटने से बचा रखा है, जिसका नाम है फेडरलिज्म। अगर हम डायरेक्टली डिफाइन करें तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच डिवाइड की जाती है। यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और वही सब कंट्रोल करती है, लेकिन फेडरल सिस्टम में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने हिसाब से ऑर्डर पास नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है। अब सवाल ये है कि पावर को डिवाइड करने का ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली काम कैसे करता है। इसके 7 मेन फैक्चुअल फीचर्स होते हैं। पहला, यहां कम से कम 2 या उससे ज्यादा लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। दूसरा, हर लेवल की गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स पर रूल करती है, लेकिन उनका अपना एक स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र होता है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में। तीसरा, ये ज्यूरिसडिक्शन सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा होता है, इसलिए हर लेवल की पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक लॉज को कोई एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती, इसके लिए दोनों लेवल्स की सहमति जरूरी होती है। पांचवा, कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट्स की पावर को इंटरप्रेट कर सकें। देश का सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह एक्ट करता है अगर सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो जाए। छठा, हर लेवल की गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे यानी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वो पहले से स्पेसिफाइड होते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। और सातवां, इस पूरे सिस्टम का ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है। पहला, देश की यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, और दूसरा, रीजनल डाइवर्सिटी को पूरी रिस्पेक्ट देना। लेकिन क्या दुनिया की सारी फेडरल कंट्रीज एक ही तरह से बनती हैं? फैक्चुअली नहीं, इनके बनने के 2 अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद आगे आकर एक बड़ा देश बनाते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ सके, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहां स्टेट्स के पास सेंटर के बराबर पावर होती है। दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बड़ा देश अपनी पावर को नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड करने का बड़ा डिसीजन लेता है, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। तो भारत जैसे इतने बड़े देश में यह सिस्टम लीगली कैसे इंप्लीमेंट किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को इफेक्टिवली 3 लिस्ट्स में बांट दिया है। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए एक साथ इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और करेंसी। इन पर कानून बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। इन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों के कानून में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया लॉ फाइनल माना जाता है। और आखिर में आते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो नए टॉपिक्स आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उन पर लॉ बनाने की एक्स्ट्रा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड करने से एक देश सक्सेसफुल नहीं होता। असली टेस्ट तब होता है जब पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होती हैं। इंडिया ने इसमें 3 मेजर स्टेप्स उठाए हैं। पहला था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बनना। 1947 के बाद भाषा के आधार पर नए स्टेट्स बनाए गए। इससे देश डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा आसान और यूनाइटेड हो गया। दूसरा स्टेप हमारी लैंग्वेज पॉलिसी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली बाकी 21 लैंग्वेजेस को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया, जिसने नॉन हिंदी स्टेट्स में यूनिटी बनाए रखी। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव सेंटर स्टेट रिलेशंस में आया। 1990 के बाद जब सेंटर में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तब रीजनल पार्टीज को मिलाकर कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनने का नया दौर शुरू हुआ। इस शिफ्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी को हिस्टोरिकली बहुत मजबूत किया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया के स्टेट्स यूरोप के देशों से भी बड़े हैं।
सेंटर और स्टेट मिलकर भी रूरल एरियाज को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते थे। यहीं से शुरू हुआ पावर का तीसरा लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी पावर लीगली शिफ्ट करके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। साल 1992 में एक हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल और इफेक्टिव बना दिया। अब रेगुलर लोकल इलेक्शंस करवाना कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन बन गया। SC, ST और OBC कैटेगरीज के लिए सीट्स स्पेसिफिकली रिजर्व की गईं। 1/3 सीट्स एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए रिजर्व की गईं, जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस डायरेक्टली कंडक्ट करवाता है। रूरल एरियाज में इस सिस्टम को पंचायती राज कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। वहीं अर्बन शहरों में म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। तो ये थी फेडरलिज्म की पूरी रियलिटी, जिसने पूरे हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को एक स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड लीगल धागे में पिरो कर रखा है और डेमोक्रेसी को देश के आखिरी गांव तक पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है फेडरलिज्म का ये कंसेप्चुअल चैप्टर आपको डीपली और फैक्चुअली समझ आ गया होगा। ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए अंश सिंप्लीफायर के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।